तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, हम लोग शुरू करते हैं कहानी एकदम कायदे से और एकदम एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। जहाँ नहीं आएगा रोक के पूछना, मार्कर कहाँ रख दिया यार हम, अच्छा जेब में ही है, जेब में ही है, कोई बात नहीं। थर्मोडायनेमिक्स शुरू होता है, मैंने बहुत पहले बहुत बार बताया है कि थर्मो मतलब होता है, थर्मो का सीधे सीधे मतलब थर्मल से है, ध्यान से देखना, और डायनामिक से सीधे सीधे मतलब मोशन से है। थर्मो का मतलब थर्मल से है और डायनामिक्स का मतलब मोशन से है। एकदम एक एक चीज़ को समझेंगे। साइलेंट कर दो। थर्मल, ध्यान से सुनना, थर्मल जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है, चलो देखो, अच्छा, थर्मो का मतलब हो गया थर्मल से और डायनामिक्स मतलब हो गया मोशन। जब हम थर्मल बोलते हैं, जैसे ही हमने थर्मल बोला, हमारे दिमाग में जो इमेजिनेशन बनती है वो है हीट की बनती है। जैसे हमने थर्मल बोला, हमारे दिमाग में किसकी इमेजिनेशन होती है? हीट। और हीट बोलते ही, हीट कहते ही हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का आता है तो वो है टेम्परेचर का, वो है टेम्परेचर का। जैसे अगर हम बोले कि बॉडी हीट है तो बिना कहे इमेजिन कर लेते हुए कि 50-60 डिग्री होगा, यानी हीट जैसे हम बोलते हैं वैसे ही टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब हम लोग यानी थर्मोडायनेमिक्स में हीट के मोशन मतलब कि हीट के ट्रांसफ़र को देखेंगे और विधिवत पढ़ेंगे। फिलहाल टेम्परेचर से शुरू करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर से हीट पे आएंगे, हीट से थर्मल पे आएंगे। तो टेम्परेचर से शुरू करते हैं, आयुष ध्यान, चलो तो टेम्परेचर से शुरू करते हैं। क्या समझते हो टेम्परेचर मतलब? बहुत सही डिफिनेशन है, एकदम सही रटे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। अगर हम इस मार्कर की बात करें, मान लो कि ये मार्कर हालांकि प्लास्टिक का बना हुआ है, पर कुछ देर के लिए मान लो कि ये कंडक्टर है। ध्यान से सुनना आयुष, कुछ देर के लिए क्या हो गया? कंडक्टर। अभी मैंने कंडक्टर को लिया है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो 20 के आसपास होगा, 17, 18, 20 यही होगा। अगर मैं आराम से इसको लेकर के काम कर ले रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर है 17, 18 के आसपास। जब मैं इसको अगर गर्म करूँगा, ध्यान से मेरे शब्दों पे गौर करना, मैं इसको गर्म करूँगा यानी कि एक तरीके से इसको हीट दूँगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली हम हीट दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये सब्सटेंस तुम्हारे मॉलिक्यूल से बनके मिलके बने हैं, उनकी आपस में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जिसको हम मोटे मोटे तौर पे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, जब इस सब्सटेंस या किसी भी सब्सटेंस का एनर्जी लेवल चेंज होता है, जब भी किसी सब्सटेंस का एनर्जी लेवल, कौन सा? इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, या एनर्जी अगर ज़्यादा तो टेम्परेचर भी, एनर्जी कम तो टेम्परेचर भी। अब कुछ इमेजिन हो रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर में होता क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग कंडीशन में ज़्यादा होते होंगे, उनको एनर्जी मिल गई होती है, और एनर्जी मिल गई होती है तो ज़्यादा वाइब्रेटिंग कंडीशन में पहुंच गए होते हैं। बात समझ में आ रही है? तभी तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर कर पाता है। मैंने कंडक्शन में ये बताया भी था, एक पॉइंट पे हमने गर्म किया, दूसरे पॉइंट तक गर्मी अपने आप पहुंच जाएगी। कैसे? जिस पॉइंट पे हम हीट दे रहे हैं वहाँ का मॉलिक्यूल अब एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी गेन करते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चली जा रही है, बढ़ते यानी एनर्जी बढ़ रही है, तो एक्चुअली में क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब वो जो डेफिनेशन में वो शब्द याद करते हो ना, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये मेजर क्या है, अब समझ में आया? मेजर मतलब मापने का पैमाना, मापने का पैमाना मतलब कोई चीज़ बढ़ रहा है, कोई चीज़ घट रहा है, तभी तो मेजर कर पाओगे। और एक्चुअल में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ घट रहा है? मॉलिक्यूलर एनर्जी सब्सटेंस की। जब वो एनर्जी बढ़ेगी तो हम कहेंगे टेम्परेचर ज़्यादा, जब वो एनर्जी घटेगी तो हम कहेंगे टेम्परेचर कम।
तो इमेजिन हो रहा है ये काम, कहानी इमेजिन हो रही है, एक एक मॉलिक्यूलर लेवल पे इमेजिन करते चलो तभी कहानी अच्छे से हम लोगों को प्रॉपर समझ में आएगी एक्चुअली। तो टेम्परेचर का एक नंबर में हालांकि कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बच्चों को बताना होगा तो रटवा दिए कि टेम्परेचर इज मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। बच्चा भी खुश हो गया क्योंकि उसको कुछ नहीं समझ में आया, तुम भी खुश हो गए क्योंकि उसको भी कुछ नहीं समझ में आया, तो तुमसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, दोनों लोग खुश हो गए। पर एग्जैक्ट मतलब समझ में आया कि क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ हॉटनेस, क्या हॉटनेस क्या कोल्डनेस, अब ये क्लियर हुआ। अगर बॉडी कोल्ड होती चली जाएगी तो यानी उसकी एनर्जी घटती चली जाएगी, हॉट होती चली जा रही है, एनर्जी कहीं से बढ़ती चली जा रही है। एकदम सही बात है, क्लियर है ये चीज़, ठीक। तो अब टेम्परेचर क्या हो गया इसका मतलब, अब अगर मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बोले या मेजर ऑफ, अगर मैं सीधे एनर्जी बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रही है, और क्या। तभी तो हम लोग बोलते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 50 डिग्री सेल्सियस कोई बॉडी है, 10 डिग्री सेल्सियस कोई बॉडी है, तो हम नॉर्मली यही कहेंगे ना कि 50 डिग्री वाले के पास ज़्यादा एनर्जी है, 50 डिग्री वाले के पास ज़्यादा एनर्जी, यही तो कहेंगे। उसी को तो बोलते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ज़्यादा एनर्जी मतलब क्या, उसके मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है जिससे मिलके बने हैं। तो यानी टेम्परेचर भी यही कह सकते हैं सीधे सीधे कि मेजर ऑफ एनर्जी। और इसी टेम्परेचर से कॉन्सेप्ट अराइज होता है हीट का। तो सबसे पहले एक बात तो समझ लेना कि हीट एक नॉन मैकेनिकल एनर्जी है, ऐसे समझ लो। कुछ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब बता देता हूँ, या मैकेनिकल वर्क समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तक हम लोग फिजिक्स में जो भी पढ़ते आ रहे हैं वो एक्चुअली मैकेनिकल वर्क ही है। हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने फोर्स लगाया, मोशन हो गया, एस्केलेशन हो गया, टॉर्क जनरेट हो गया, कपल जनरेट हो गया, ये सारे कहानी जो रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन, एंगुलर एस्केलेशन, सब मैकेनिकल वर्क हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मैकेनिकल का कोई रोल नहीं है। क्या मतलब हुआ कि अगर अमन बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना, मैकेनिकल और हीट के ट्रांसफ़र का या सब अच्छे से बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अमन बैठा हुआ है, मन कर दिया इसका चाट खाने का, चला गया सज्जाद के साथ चाट खाने। अब सज्जाद देख रहा है कि चाट बनाने में चाट वाले को लेट हो रहा है, उसका तवा भी खाली है, पूरा फास्ट सूझा, तवा में से भाप निकल रहा है, गरम एकदम तवा। तो ईशान क्या कर दिया कि अमन के हाथ को तवे पे, अब जब तवे पे रखेगा तो अमन का हाथ क्या हो जाएगा, गरम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा हाथ का, सिंपल। मॉलिक्यूलर एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। अलग बात है कि वो एनर्जी फिर ट्रांसफर होगी, लेकिन हम लोगों को बढ़ने तक देखना है। तो एक तो हम भट्टी में हाथ डाल दिए, हमारा हाथ गर्म हो गया, एक ये हो गया, ध्यान से सुनना। और एक हमारा हाथ तब गर्म होता है जब हम ठंडी के महीने में खूब उसको रब करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब हम रब कर रहे हैं तो कुछ समय बाद हमारा हाथ गर्म हो जा रहा है, लेकिन ये गर्म कैसे हुआ है, मैकेनिकल वर्क, क्योंकि हमने मोशन, फोर्स लगा रहे हैं, मोशन लगा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तब जाके हीट आया। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला मैकेनिकल है जिसमें वर्क हो रहा है, बात समझना। लेकिन सीधे सीधे हम आग ताप रहे हैं, जब आग ताप रहे हैं, ठंडियों में आग ताप रहे हैं, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है। वो प्रोसेस से अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, वही हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये बात समझ में आया, बात समझ में आया। प्रोसेस की वजह से वो तो लॉस होता है अलग अलग तरीके से, इसलिए उसको हम वहाँ पे भी हीट जनरेट मतलब होता है। तो पहली बात ये क्लियर हुआ। तो कुछ चीज़ें लिख लो जल्दी से, शॉर्ट लिखे हुए हो तो एक शॉर्ट नोट्स बनाना, उसमें लिखना ये सब, ताकि जो चीज़ छूटा हुआ हो, जैसे मैंने बताया था पीवी की पावर, गामा वगैरह कैसे होते हैं, वो सब बताऊंगा आज, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स में लिख लो कुछ। हीट इज ए ट्रांसफरेबल एनर्जी, हीट एक तरह का ट्रांसफरेबल एनर्जी है, ठीक है। हीट इज अ ट्रांसफरेबल एनर्जी, हीट इज अ ट्रांसफरेबल एनर्जी, ठीक। टेम्परेचर के लिए लिख लो, टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे, मेजर ऑफ एनर्जी लिख दो, या मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी लिख दो, मॉलिक्यूलर एनर्जी लिख दो, या लिख सकते हो कि
टोटल या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि वाइब्रेशन होगा तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो टेम्परेचर के लिए ये भी लिख सकते हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ऐसे भी लिख सकते हो, ईच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वो तो अपना जन्मजात है, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, क्या दिक्कत है, ठीक है। पर समझना ये बात, समझना ये बात, टेम्परेचर का मतलब तो इमेजिन हुआ कि नहीं, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है घट रहा है मतलब इमेजिन हो रहा है नहीं, मॉलिक्यूल से काम हो। इसलिए बोला था कि ये वाला क्लास मिस मत करना, छोटी मोटी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम टेम्परेचर को भी लिख सकते हो। हीट को जान ही गए कि एक तरीके फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज अ ट्रांसफरेबल, विच इज ट्रांसफरेबल एंड ऑल्सो अ नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी है, ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है, नॉन मैकेनिकल ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है। मतलब कि इसमें कोई मैकेनिकल वर्क हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। मैकेनिकल वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्या मतलब हुआ कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है, 10 डिग्री सेल्सियस की बॉडी में कॉन्टैक्ट में आती है तो हीट का ट्रांसफ़र स्वतः अपने आप होने लगेगा। क्या हमने कोई वर्क किया? इसीलिए इसको हीट को नॉन मैकेनिकल ट्रांसफरेबल एनर्जी कहते हैं। नॉन मैकेनिकल ट्रांसफरेबल एनर्जी, याद रखना, नॉन मैकेनिकल ट्रांसफरेबल एनर्जी। अब कैसे याद रखोगे? अगर कोई एग्जांपल दिमाग में रखना है इसको याद रखने के लिए, तो हमेशा ये वाला एग्जांपल रखना कि 50 डिग्री की बॉडी है, उसको 10 डिग्री के कांटेक्ट में ले आए। कोई बॉडी है, बॉडी ए, वो 50 डिग्री तक गर्म है, उसको अगर किसी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं जो 10 डिग्री सेल्सियस है तो तुरंत 50 से 10 डिग्री फ्लो होने लगेगा। और इसमें हमने कोई वर्क किया ही नहीं, इसमें हमने कोई फोर्स दिया क्या? कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई मोशन, कुछ नहीं किया। तो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं हो रहा है? और हीट क्या, एनर्जी ही तो है, और हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन कोई मैकेनिकल हम लोगों को वर्क करने की जरूरत। तो ये एग्जांपल याद रखोगे तो याद रहेगा कि हीट जो है वो ट्रांसफरेबल एनर्जी तो है ही, साथ में नॉन मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हुआ ये चीज़, नॉन मैकेनिकल ट्रांसफरेबल एनर्जी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली बात जो थर्मोडायनेमिक्स में जानना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जो भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे न पढ़ के मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे। किस लेवल पे पढ़ेंगे? दो होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, स्मॉलर। स्मॉलर मतलब एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके की बात हो जाएगी, तो वो माइक्रो में आ गया। समझ आ रही है बात? जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो क्या हो गया? सब्सटेंस का प्रेशर, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ मोल्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी सब्सटेंस हम डील करेंगे, जो भी वर्किंग प्रोसेस डील करेंगे, वो किस लेवल पे करेंगे? मैक्रो पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं करेंगे। उतना अंदर तक हम लोगों को नहीं जाना है। तो पहली बात ये समझना ध्यान से कि थर्मोडायनेमिक्स में एकदम ध्यान से बिना बात के पढ़ना। आयुष, मजा आ रहा होगा तुमको? मजा आ रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या किसी को? तो कहे होपलेस हो रहा हो? अरे दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जब हम बात करेंगे तो सीधे सीधे किसकी बात करेंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, मास वगैरह वगैरह का बात करेंगे हम लोग। क्लियर है ये चीज़? और जब इसकी बात करेंगे, हमने हीट समझ लिया, हमने टेम्परेचर समझ लिया, हमने हीट समझ लिया, हमने टेम्परेचर समझ लिया। ट्रांसफ़र को गौर से समझेंगे, लोअर से अपर, अपर से लोअर, क्या है लफड़ा वो समझेंगे ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना, शॉर्ट नोट्स में लिखते चलना सब चीज़। ये मैंने बनाया बॉडी ए जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, और ये मैंने बनाया बॉडी बी जिसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो क्या रहा है सिस्टम में। इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं,
इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। टेम्परेचर किसका ज़्यादा है समझ में आ रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर एनर्जी ज़्यादा है। तो ऐसे समझो कि तुम सब लोग शांति से बैठ करके पढ़ रहे हो, तुम 7 लोग शांति से बैठ करके एकदम पढ़ रहे हो, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है नहीं, एकदम शांति से काम हो रहा है। इसी समय मारपीट करके एक 8वां लड़का अक्षय आ जाता है, मारपीट किया है, तो मारपीट अगर अभी तुरंत किया है तो उसके अंदर क्या है, एनर्जी थोड़ी हीट ज़्यादा है, एकदम हड़बड़ाया हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ यही आया है, गुरुजी चलिए छोड़िए फिजिक्स लाठी निकालिए, मेरा मार हुआ है। तो अब ध्यान से सुनना इस बात को, या अपने दोस्तों को यही तो बोलेगा वो, तो दोस्तों को क्या करेगा वो, उकसा रहा है, एक्साइट कर रहा है, मतलब एक्चुअली दोस्तों में वो एनर्जी दे रहा है। कौन एनर्जी दे रहा है, क्यों एनर्जी दे रहा है, क्योंकि उसी के पास एनर्जी ज़्यादा है, तुम लोग शांति से बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो तुम लोगों को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, फिर तुम लोग भी एक्साइटेड हो जाओगे, डंडा लेके हाकी लेके निकल जाओ। इसलिए एक मछली जो कहते हैं तालाब को गंदा, अब उसकी तरफ मत देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए उसका नाम ले रहा हूँ, उसको गंदी मछली ना समझो। तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी मैक्सिमम है, सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी मैक्सिमम है। अब ऐसे समझो कि 2 मॉलिक्यूल्स अगल बगल हैं, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गया, ये इस बेचारा शांत बैठा है, लेकिन इसका एनर्जी एकदम ज़्यादा है, हड़बड़ा रहा है, काइनेटिक एनर्जी हड़बड़ा रहा है, तो कब तक ये शांत बैठेगा, इसको फोर्स महसूस होगा कि नहीं इसके द्वारा। एक बार धक्का दिया हड़बड़ाते हुए, बोला शांत रहो यार, फिर एक बार धक्का दिया, बोला शांत रहो यार, फिर एक बार धक्का देगा तो फिर भी शुरू कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, अब दोनों के पास एनर्जी गेन हो जाएगा। बात समझ आ रही है। और एक समय बाद तुमको पता चलेगा जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी इसके पास भी है, मार दोनों लड़ रहे हैं, पड़ाका मार रहे हैं, पीट कर रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि हाई से लो ही क्यों फ्लो होता है हीट, नेचुरली हीट या टेम्परेचर का लॉस हाई से लो ही क्यों होता है, क्योंकि इसी के पास एनर्जी ज़्यादा है। तो ये अब हाई से हाई कैसे फ्लो होगा, मतलब लो से हाई कैसे फ्लो होगा, ये शांत बैठा हुआ है, इसके पास एनर्जी है ही नहीं कि इसको डिस्टर्ब कर सके, दे सके। मतलब कोई चीज़ अगर एक्साइट हो रही है, किसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब एनर्जी गेन हो रहा है। ध्यान से सुनना, किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब एनर्जी गेन हो रहा है। एनर्जी गेन होगा तभी तो एनर्जी बढ़ेगी। मेरे पास 10 जूल की एनर्जी है और कोई कह रहा है कि अब मेरी एनर्जी 10 जूल से ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब मैंने कहीं से एनर्जी ली तब तो 10 जूल से ज़्यादा हो गई। तो अगर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। जब किसी के पास काइनेटिक एनर्जी किसी की बढ़ नहीं रही है तो इसके पास, उसके पास एनर्जी है भी नहीं, मतलब बढ़ भी नहीं रही है, मिल भी नहीं रही है, उसको एनर्जी कहीं से मिल नहीं रही है, तभी तो नहीं बढ़ रहा है। तो जब इसकी एनर्जी ऑलरेडी लो है, इसकी एनर्जी ऑलरेडी, तो ये कहाँ से दे पाएगा दूसरे को एनर्जी, पॉसिबल ही नहीं है। जो खुद है भिखारी है, दूसरे को कैसे राजा बना पाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके पास एनर्जी मैक्सिमम है, ये वाइब्रेट कर रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा तुरंत उसको ये ट्रांसफर अपना एनर्जी करने लगेगा, और इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर या हीट का ट्रांसफर होता है। और हीट का ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और जब भी हीट का ट्रांसफर होता है तो हम कह देते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर, बात समझ में आ रही है, एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। हाई से लो ही क्यों फ्लो होता है, क्लियर हुआ। क्योंकि एनर्जी हाई मैक्सिमम रहती है तो मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहा होता है, मैक्सिमम वाइब्रेशन मैक्सिमम मोशन हो रहा होता है, तो जाहिर सी बात है अपने बगल वाले को भी वाइब्रेट या मोशन वो देगा, ट्रांसफर होगा। अब यहाँ से पहला कन्फ्यूजन कि अगर सर हीट फ्लो हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हीट फ्लो हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है यानी कि, तो कन्फ्यूजन कॉमन अराइज होता है, क्या हीट फ्लूइड है? नहीं, हीट फ्लूइड नहीं है, हीट फ्लूइड नहीं है। बहुत पुराने ज़माने में कुछ साइंटिस्टों का हीट कैलोरी फ्लूइड वाला वो सब कॉन्सेप्ट आया था, तो उन्होंने वो अंडर कॉन्सेप्ट माने थे कि कोई हीट बॉडी है तो कोई हीट सब्सटेंस होगा, कोई कोल्ड बॉडी है तो वगैरह वगैरह, जो उसको हीट या कोल्ड कर रहा होगा। बाद में उनकी थ्योरी गलत हो गई। हीट एक तरह की एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हो सकती है, वो भी कैसी, नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर, इसमें कोई मैकेनिकल वर्क हमको करना नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो हीट फ्लूइड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ।
हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ही क्यों फ्लो होता है ये भी क्लियर हो गया। हीट इमेजिन हुआ कि नहीं, हीट हो क्या रहा है, जो बॉडी ज़्यादा हीट है उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल है, अगर तुम फील करोगे तो बहुत सिंपल है, अगर तुम सीधे सीधे रटोगे तो बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट लगता है कि यार हम पढ़ तो लिए हीट ट्रांसफरेबल और डिग्री ऑफ मेजर एंड हॉटनेस, ये क्या है डिग्री ऑफ मेजर और हॉटनेस, कुछ समझ में आता नहीं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझे कि सीधी सीधी कुछ नहीं, जब हम किसी चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, किसी चीज़ को एनर्जी देंगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी गेन होगा, एनर्जी गेन होगा तो यानी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है तो हम कह देंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम कह देंगे हीट भी बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो हीट बढ़ रहा है, घट रहा है मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी तो हीट घट रहा है या काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। सीधी सीधी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। और अगर कहीं एक टर्म बोला जाएगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम, बोल दिया गया, आगे बोला जाएगा कि फलाने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई या इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इंटरनल प्रॉपर्टी तो कितना इंटरनल, सिर्फ यहीं तक, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, मोल, यहीं तक तुमको सोचना है, इमेजिन करना है, इसके नीचे तुमको नहीं जाना है। क्लियर हुआ। बोला है कि किसी गैस की, किसी फ्लूइड की, किसी लिक्विड की या किसी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। पूरे चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, आगे भी तो क्या चेंज हुआ होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अभी पढ़े भी हो इतना तो यही सब चेंज हुए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, यही सब, ये चीज़ समझ में आई। फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं, अगर बात नहीं करो शशांक। हम लोग यूनिट देख रहे थे दोनों का। सर जब इंटरनल एनर्जी का मतलब ये होता है सम ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ 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 हाँ, काइनेटिक पोटेंशियल। हाँ, मैं एकदम ध्यान से सुनना। एक्चुअली मैं ये चैप्टर पढ़ चुके हो, जो बीच बीच में थोड़ा बहुत छोड़ दिया था, मैं थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन था वो कराने का प्रयास भी कर रहा हूँ, और जो बच्चे छूट गए तो उनको भी क्लियर होता चला जाएगा। आंचल का क्वेश्चन था, सर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या था होता है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एकदम सही कॉन्सेप्ट था दोनों लोगों का, और कुछ इसी से रिलेटेड अक्षय का भी हो गया था शायद कुछ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी में जब मैं 7 चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने ये होमवर्क भी दिया था, याद है। नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस आते हैं, मैं एकदम अच्छे से मुझे याद है। और एनसीईआरटी की लाइन में बता रहा हूँ कि टोटल अगर टॉर्क 0 हो जाए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 हो जाए, चलो नेट लिख देते हैं या नहीं, मर रहे हैं कुछ मिला यहाँ, तो 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ही समझ लो। नेट फोर्स 0 होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा है। एकदम ध्यान से सुनना, अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा है। ये मार्कर है, ये मार्कर है। मैं जितना राइट साइड फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही लेफ्ट साइड भी फोर्स लगा रहा हूँ। तो इस मार्कर के बॉडी में या सिस्टम में कोई चेंजिंग, तो जबकि फोर्स लग रहा है तब भी हम बोलेंगे कि नेट फोर्स क्या है, 0 है, यानी कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम ये समझें कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स ही 0 हो जाए, तब तो जो बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में वो हवा में उड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी भी तो एक फोर्स है जो हमेशा लग रही है, ग्रेविटेशन भी तो एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स है, कुछ ऐसे नेचुरल फोर्स हैं जो हमेशा लग रहे हैं। तो याद रखना इस बात का कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फोर्स लग ही नहीं रहा है बॉडी का, बल्कि जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको अगर हम सम करें तो 0 आ जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो। और कोई भी चीज़, अगर हम टॉर्क की बात करें तो नेट टॉर्क 0 हो जाए, फोर्स की बात करें नेट फोर्स 0 हो जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन का नेट जो है वो 0 हो जाए, एक्सेलरेशन 0 हो जाए नेट। बात समझ आ रही है? एकदम क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब बढ़ते हैं
थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया। थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा डिफिनेशन हमने पढ़ा है कि सर जब किसी भी दो बॉडी की टेम्परेचर अगर बराबर हो जाए तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये तो बहुत आसान है, बच्चा बच्चा जानता है। पर क्या अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग की सिर्फ बात करें, ध्यान से सुनना, ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सराउंडिंग, मान लेते हैं ये बाउंड्री हो गया। क्या हम सिर्फ सिस्टम की अगर बात करें, ये है, तो क्या इसका थर्मल इक्विलिब्रियम कभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो हमने अभी तक तुमने हमको बताया वो यही बताया कि सर किसी भी दो बॉडी का टेम्परेचर अगर, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, हम दो बॉडी ना लेकर के सिर्फ एक बॉडी लें, तो क्या ये कभी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? होगा सर। थर्मल इक्विलिब्रियम का केवल, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में ये नहीं होगा तो अगर हम रिलेट करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से, तो अगर तुम कहते हो कि नहीं होगा तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में वही कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि सर फोर्स जीरो हो जाए, और मतलब फोर्स ही नहीं लगेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोले ना कि अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा है, इसका ये मतलब है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम जीरो हो गया। 10 न्यूटन का राइट तो 10 न्यूटन का लेफ्ट, जीरो हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो गया। यहाँ पे अगर तुम कहते हो कि अगर दो बॉडी तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे जब उनका टेम्परेचर बराबर होगा, तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा तुरंत जब किसी एक बॉडी की बात की जाएगी, तो हड़बड़ा जाओगे, किससे कंपेयर करें? बात समझ में आ रही है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम पहले सही सही समझ लो क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं। यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। जितनी भी हमने इंटरनल प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, मास को कुछ देर के लिए अभी हटा दो क्योंकि थोड़ा सा बड़े लेवल पे तो क्लियर दिखेगा। तो अभी है, अगर किसी सिस्टम का आयुष, अगर किसी भी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या मोल चेंज नहीं होता है, चेंज, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। भले वो किसी भी सिस्टम में रहें, किसी भी सिस्टम में ना रहें, किसी से कंपेयर करो, किसी से कंपेयर ना करो, अगर ये कांस्टेंट हो गया, अगर ये कांस्टेंट हो गया, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गिवन टाइम पे नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर किसी क्लास में टीचर जाता है और उस क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से 45 के 45 नालायक हैं, 5 बच्चे लेकिन एकदम देवता आदमी हैं, लेकिन फिर भी वो क्लास क्या होती है? बदनाम हो जाती है, क्योंकि 45 चेंज नहीं हो रहे हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, उन्हें कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, किसी भी दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इसमें दो कंडीशन आ जाती है, उन दोनों को गौर से सुनना। इसी में दो कंडीशन आ जाती है। एक कंडीशन की कंफ्यूजन बहुत तगड़ी हुई थी अक्षय को, वो कंडीशन मैं सोचा कि क्लियर ही कर दूं। मान लो कि ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है, यानी जो बाउंड्री है, यानी सिस्टम की जो बाउंड्री, सिस्टम मतलब समझ रहे हो ना? अब सिस्टम मतलब समझ रहे हो ना क्या होगा? सिस्टम वो जिसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब की बात हम लोग कर रहे हैं, बस वही सिस्टम। बाकी सब बाउंड्री, बाकी सब सराउंडिंग, और जो उनसे सेपरेट हो रहा है वो बाउंड्री। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, मान लो ये हमारा सिस्टम है, मान लो कि ये हमारा सिस्टम है, एकदम ध्यान से सुनना। ये सिस्टम किससे सेपरेटेड है? नॉन कंडक्टिंग यानी कि एडियाबैटिक। ये पूरा का चारों वॉल जो है वो एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल की क्या प्रॉपर्टी थी? फ्लो नहीं करने कहाँ से कहाँ? ना तो हीट, हाँ, अगर ये हमारा सिस्टम कंसिडर मैं कर लेता हूँ कि ये सिस्टम है, तो न तो सिस्टम से अंदर हीट जा रहा है, न तो हीट बाहर जा पाएगा। क्या नहीं जा पाएगा? ध्यान से सुनना, हीट, ये सराउंडिंग होगा, तुम लोग सिस्टम लिखवा दिए हो। अच्छा, ये भी बोल दिए क्या हम? बड़ा गलत आदमी हम।
तो दोनों जगह एरो दिखना चाहिए, यानी कि सराउंडिंग से भी हीट सिस्टम में नहीं जाएगा और सिस्टम से भी सराउंडिंग में हीट। पहला कन्फ्यूजन तो ये होता है कि सर जब हीट सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा और सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा और सिस्टम के अंदर भी नहीं आएगा, तो क्या सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। हीट सिस्टम से बाहर और सिस्टम से अंदर नहीं जा रहा है, तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? नहीं, एकदम नहीं। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एडियाबैटिक के केस में आता हूँ। फिलहाल पहले, अगर एडियाबैटिक का नॉन कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट है, अगर नॉन कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट है यानी एडियाबैटिक है, ये पूरा सिस्टम किससे सेपरेटेड है? एडियाबैटिक से, और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अभी के लिए यही मान के चलो टेम्परेचर वाला भी कांस्टेंट, अभी के लिए। वो जब मैं वर्किंग बताऊंगा, एडियाबैटिक वर्क जब बताऊंगा तब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल यही देख के चलना। तो 50 डिग्री सेल्सियस है ये सिस्टम कितने डिग्री सेल्सियस का है? और बाहर कितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री वाला एक्सेस कर रहा है, नहीं ले सकते। 5 वाला क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है, इसमें सर ले रहा है वो। कैसे सर ले सकते हो? एडियाबैटिक वॉल ट्रांसफर ही नहीं हो सकता क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल है। नॉन कंडक्टिंग वॉल से कभी भी हीट का ट्रांसफर न हीट बाहर जाएगा न हीट। तो 50 डिग्री सेल्सियस है ये सिस्टम, 50 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर। अगर एडियाबैटिक वॉल में एक खिड़की लगी है जो कि एडियाबैटिक है, वो जो खिड़की लगी है वो भी, तो अंदर बैठा हुआ आदमी तरस रहा है बाहर बर्फ गिर रही, क्या चले हम, उफान मार रहा है, दौड़ के एकदम कूद जाए हम, लेकिन नॉन कंडक्टिंग वॉल है तो वो जा नहीं सकता, भले बाहर बर्फ गिर रहा हो, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, नहीं जाएगा। तो जब जाएगा नहीं तो थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे होगा? जब जाएगा नहीं तो थर्मल इक्विलिब्रियम, जब हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम संभव है? आयुष, जब हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल है। जब सर कांस्टेंट हो गया यही तो है। क्यों ट्रांसफर नहीं होगा? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल है, इसलिए 50 से 5 डिग्री हीट नहीं जाएगा। होना तो चाहिए था, लेकिन चूंकि नॉन कंडक्टिंग है इसलिए 50 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस हीट नहीं ट्रांसफर होगा। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कभी के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 नंबर का सवाल है। कभी थर्मल इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? यह 50 डिग्री वाली बॉडी, ये सिस्टम बिल्कुल थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? अभी हमने बताया थर्मल इक्विलिब्रियम में कि अगर कोई सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है अपने आप में ही, अगर वो कांस्टेंट हो गया तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, अगर उसका खुद का टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कांस्टेंट है तो वो अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुआ ये चीज? कंफ्यूजन की बात, क्या हीट ट्रांसफर होगा? जिंदगी में नहीं होगा अगर नॉन एडियाबैटिक है तो नॉन एडियाबैटिक की वजह से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, नॉन एडियाबैटिक की वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा, पर सिस्टम का अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इसका ना प्रेशर चेंज होगा, ना वॉल्यूम चेंज होगा, ना टेम्परेचर चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर हम लोग कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट कर देते हैं, अब दूसरी बार हमने रख दिया 2 बॉडी और बीच में कंडक्टिंग वॉल, ध्यान से सुनना, ये सारे वॉल कौन से हैं? कंडक्टिंग मतलब डायाथर्मिक। मतलब ये तो एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। बताऊंगा, वो वर्क पे आऊंगा। जब वर्क कर लेगा, जैसे ही वर्क किया तो टेम्परेचर में अंतर आने लगता है।
इसलिए वो गामा उस पर एक्सप्लेन करता है। डेरिवेशन भी आज कराऊंगा, घबराना एकदम नहीं है, एकदम परेशान नहीं होना है, परेशान होने की कोई बात नहीं। अब कंडक्टिंग वॉल है, ध्यान से समझना। कंडक्टिंग वॉल है मतलब कि डायाथर्मिक आयुष। कंडक्टिंग वॉल है मतलब कि कौन सा वॉल है? अब कंडक्ट हो सकता है। अब कंडक्ट हो सकता है मतलब ये 50 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है, ये 5 डिग्री सेल्सियस की 50 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है, और ये जो वॉल है मान लो ये बीच वाला जो वॉल है उसी को डायाथर्मिक मान लो या कंडक्टिंग मान लो, मतलब कि हीट का फ्लो हो सकता है। ये चीज़ समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना, ये वाली वॉल, ये तीनों वॉल मैं कर देता हूं इसको एडियाबैटिक। इसको क्या कर देता हूं? तीनों वॉल को एडियाबैटिक। इसलिए मैंने कर दिया, क्यों कर दिया एडियाबैटिक? ताकि सराउंडिंग में ना जाए, ताकि हीट जो है वो सराउंडिंग में ना जाए। देखो कितना तुम लोग जानकार हो गए हो, खुद अपने हिसाब से साइंटिस्ट हो गए हो, कर दिए काम कहानी, ताकि हीट सराउंडिंग में। अब हीट किससे कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? 50 से 5, ये ऐसे हायर से हीट ट्रांसफर होगा। पता ही है एनर्जी इसकी ज़्यादा कम की तरफ बढ़ेगी, उसको डिस्टर्ब करेगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है 50-5? क्यों नहीं है ये भी समझ लेना, क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज, एकदम ध्यान से सुनना। अगर ये भी वॉल, बहुत सारे तरीके से सुनना, अगर ये भी वॉल हम लोग एडियाबैटिक होता तो अपने आप में ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होता, और अगर ये एडियाबैटिक वॉल होता तो अपने आप में ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होता और अपने आप में ये भी। लेकिन एडियाबैटिक वॉल तो ये है नहीं, ये डायाथर्मिक है, तो क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर। तो जब हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो 2 मिनट बाद आए, देखिए ये 48 हो गया। 2 मिनट बाद आके देखे तो ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया। तो देखिए यार, इसका सब चीज भले नहीं बदल रहा, लेकिन टेम्परेचर तो बदल रहा है। टेम्परेचर बदल रहा है मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में अभी कि तब कब होंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में? जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, बराबर हो जाए। 27.5 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाए, 27.5 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाए। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, अब ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि अब दोनों का कुछ चेंज नहीं हो रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये था कि बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी जब चेंज होना बंद हो जाए। सर वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, लेकिन अब ओजोन पे वो बता रहा हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम का बारीकी से अगर मतलब समझे तो उसका सीधे मतलब ये है कि जब अपनी बॉडी की टेम्परेचर, अपना जो सिस्टम हमारा है उसका सब प्रेशर, वॉल्यूम ये सब चेंज होना बंद हो जाए, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आ गए तो हीट की जो प्रॉपर्टी वो होगी ही होगी। अब ये दोनों का जब सब चेंज होना बंद हो जाए तो फिर ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अगर अब ये वाली वॉल को एडियाबैटिक ना करके हम लोग कंडक्टिंग कर दे तो इससे हीट कहाँ ट्रांसफर होने लगेगा? तो जब तक अब सराउंडिंग का इसका टेम्परेचर बराबर ना आ जाए तब तक थर्मल इक्विलिब्रियम। तो समझ में आया? सिर्फ ये नहीं कहना है कि दो बॉडी का टेम्परेचर अगर बराबर होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, बेकार है। अभी हमसे पढ़ रहे हो तो ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। जो हमने बोला था कि यार वर्क की भी एनर्जी जूल होती है, अरे यूनिट हीट वो की वही होती है। ऐसे मैंने एक बार चर्चा किया था और बोला भी था कि पता करके आना, कोई पता करके नहीं आया। हाँ, क्या इंटर रिलेटेड या इक्वल तभी होंगे जब हमें ये पता चल जाएगा कि कितने वर्क पे कितना हीट जनरेट हुआ, कितने वर्क पे। तो पहले ये लिख लो, पॉज कर देता हूँ। देखो एकदम ध्यान से। तो जूल ने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10 के पावर 3 जूल। ये जूल ने बताया कि कितना हीट, कितना वर्क करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, मतलब कुछ काम हमने किया तो हीट जनरेट हुआ, यानी हीट जनरेट हुआ मतलब या हीट किसी बॉडी में मिली। हमने किसी का मुंडी भून दिया तो भुनाया उसका मुंडी, तो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर गेन हुआ होगा,
तो क्यों गेन हुआ? क्योंकि हमने आग में तो 50 डिग्री सेल्सियस उसका भुना गया, 50 डिग्री सेल्सियस पहले 50 डिग्री गेन किया उसका मुंडी, तब भुनाया। अब कितना वर्क हम लोग करेंगे कि हीट न दें, मतलब आग में न डालें, वर्क हम कितना करें उसके मुंडी पे कि 50 डिग्री सेल्सियस उसका भुना जाए। तो जब इसके बीच रिलेशन निकाले तो उन्होंने पता लगाया कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.1। किलो का मतलब क्या हो गया 10 के पावर 3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 के पावर 3 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10 के पावर 1 कैलोरी इज इक्वल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से आया। 4.2 जूल है सर, बुक में ये है। अच्छा तो लिख, पहले बुक में ये दिया है, जो हम लिखवाया करें एग्जैक्ट डाटा होगा करे, बुक का हम नहीं जानते। अब इधर देखो ध्यान से, अब अगर ये जो Q कैलोरी ऑफ हीट है ये इक्विवेलेंट टू किसके हो गया? वर्क के, जूल ऑफ वर्क के। तो उनका रिलेशन दे दिया गया है कि W इज इक्वल टू J इंटू क्यू, J इंटू क्यू, और J यही है J क्या है 4.18। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि कांस्टेंट है, ट्रांसफरेबल एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिख लेना, लिख लेना जल्दी से। 1 कैलोरी की वैल्यू कहाँ से आया 4.18 जूल, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, कोई प्रूविंग नहीं है इसकी। लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लो। किसी का डाटा एक्सपेरिमेंट करके किसी का डाटा फाइंड कर सकते हैं। जैसे कैपिटल जी था बुक में क्या वो नीचे जीरोथ लॉ। अब हम लोग आए हैं, अभी तक कॉन्सेप्ट बन रहा था, अब जीरोथ लॉ पे आए हैं, जो कि हालांकि अब देखना चैप्टर यूं ऐसे सुन, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर ये सुना नहीं, इंटरनल एनर्जी का प्रॉपर बताया अभी हम, जब ऐसे करके सुन रहे थे पीछे से लटका के, पुष्पराज बने थे जब, उसी समय। बतियाओ नहीं, अगर एक भी बच्चा कम हुआ कि आयुष से डिस्टर्ब करता है, नहीं पढ़ पाएंगे हम। सर आयुष बहुत डिस्टर्ब करता है। So yeah, I देख लीजिए लगाया राइट मलिक पर्सन इंडेक्स ये रहा अंग्रेजी में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत बेसिक लॉ है, आसान भी है, और अब तुम लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आएगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अगर सिंपल हम डेफिनेशन के हिसाब से, बुक के हिसाब से अगर बात करें तो ऐसा बोल दिया गया है कि अगर कोई बॉडी TA, कोई बॉडी का टेम्परेचर, मतलब थर्मल की बात हो रही है, अब मैं बॉडी बोलूँगा तो समझ आना टेम्परेचर ही बोल रहा हूँ, बार बार ये नहीं बोलूँगा किसी बॉडी का टेम्परेचर, किसी बॉडी का, कोई बॉडी मैं बोल दिया A तो समझ जाना कि टेम्परेचर ही बोल। तो ये बोल रहा है जीरोथ लॉ, ये कहता है कि कोई बॉडी A जब किसी बॉडी C के बराबर हो, कोई बॉडी A जब किसी बॉडी के C के बराबर हो, और अगर कोई बॉडी B भी C के बराबर हो तो बॉडी A भी B के, बहुत आसान, गहराई से समझेंगे, इतना आसान है, बहुत बेसिक, लेकिन अब तुम लोग को समझ में आएगा क्योंकि तुम लोग डाया और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लियो, कहानी बस उसी में है। कहा कहते हैं इतना तो नहीं पता हमको, जीरोथ लॉ हमको पता था ये कहते हैं, धीरे इतना तो यार खतरनाक पढ़ रहे हो तुम, फीस हम कम नहीं करेंगे तुम्हारा, इसलिए 2 जगह ना पढ़ो। 2 जगह नहीं सर, अरे हम जान रहे हैं, हम मज़ा ले रहे हैं, 2 जगह कहाँ से पढ़ोगे? वही एग्जैक्टली हम नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन यही बात ये हम समझ। इसको सेपरेट बनाते हैं, पॉज कर देते हैं, सब बना ले तब उसको। ध्यान से देखो, चिल्लाना हाय मैया बचाओ रे, हाय बाबू वीडियो जमा, कोचिंग का प्रचार हो थोड़ा। अब देखो, मान लो कोई यहाँ पे कुछ 3 बॉडीज़ की बात हो रही है और तीनों बाउंड्री से सेपरेटेड हैं, और 2 कंडीशन की बात हो रही है।
ये मान लेता हूं मैं पहली कंडीशन और ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन में बॉडी ए और बॉडी बी एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड हैं। बॉडी ए और बॉडी बी एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड। याद रखना कि तीनों बॉडीज में से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग्स में फ्लो नहीं होगा, ऐसा आप लोग मान के चल रहे हैं। यानी मान लो कि एक्सटर्नल वॉल एडियाबैटिक ही है, ठीक है, सराउंडिंग से भी कोई मतलब नहीं। तो आपस में टी ए और टी बी, या कह सकते हो कि बॉडी ए और बॉडी बी एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है, ठीक है। कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो मैं ए बी लिख देता हूँ। एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है, मतलब एडियाबैटिक वॉल कौन सा वॉल, कंडक्टिंग के नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। याद रखना, नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट का फ्लो नहीं होगा, मतलब क्यू नहीं बदलेगा, मतलब क्यू नहीं फ्लो होगा, ना ए से बी ना बी से, ठीक। ए और बी दोनों से कांटेक्ट में है सी। ए और बी दोनों के कांटेक्ट में कौन है, सी। और ए और बी सी से डायाथर्मिक वॉल से सेपरेटेड है। किससे सेपरेटेड है, डायाथर्मिक वॉल। कैसी हो गई, कंडक्टिंग। पहला केस समझना, ए से बी में क्या क्यू फ्लो होगा, हीट फ्लो होगा, ए से बी में, क्या बी से ए में, नहीं। ए और बी दोनों किससे कनेक्टेड हैं, सी से, और इन दोनों के बीच की बाउंड्री कैसी है, तो क्या ए से सी में हीट जाएगा, सी से ए में, उसी तरह बी से सी में और सी से बी में। आप एकदम ध्यान से सुनना, अगर हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि सी है ही नहीं, ये नहीं है, ए और बी आपस में कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है, एडियाबैटिक से, तो क्या ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, सी नहीं है तो है। कुछ देर के लिए हम सी को एकदम ध्यान से सुनना, हम खत्म कर दे रहे हैं, कुछ देर के लिए सी है ही नहीं, कुछ देर के लिए सी नहीं है, सिर्फ ए और बी आपस में कांटेक्ट में है। सिर्फ कौन आपस में कांटेक्ट में है, ए और बी, और ए और बी के बीच में कौन सा वॉल है, ये है 100 डिग्री सेल्सियस और ये है 50 डिग्री सेल्सियस। सर ऊपर वाला वॉल कैसा है, कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, वॉल खत्म कहानी। मैं सिर्फ दो बॉडी की बात कर दिया, सिर्फ दो बॉडी की बात किया हूं, ए और बी पूरा सेपरेटेड है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, लेकिन इनके बीच की जो वॉल है वो पूरी वॉल, ए की भी पूरी चारों खाने की वॉल एडियाबैटिक, बी भी का चारों खाना भी एडियाबैटिक, ये भी एडियाबैटिक, ये भी एडियाबैटिक, ये भी सब एडियाबैटिक, और ए और बी आपस में कांटेक्ट में है। इसका टेम्परेचर 100 है, इसका 50, हीट फ्लो होगा, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसलिए बोला हूं ध्यान सुन लो, ये नहीं मिलेगा कहीं जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ इस तरीके से, पूरा बुक पढ़ के देख लेना, मजाक ना करो। मैं भाई अगर मूड बना के आया हूँ तो उसका मतलब है कि मैं आया हूँ मूड बना के, पढ़ाऊंगा, फिर प्रॉपर पढ़ाऊंगा, फिर कहीं कुछ मिलेगा नहीं। तो ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, आपस में अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम में, शब्दों पे गौर करो, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं, क्योंकि हीट का ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एडियाबैटिक। अब अगर मैं कोई तीसरी बॉडी सी लाता हूं, अगर कोई तीसरी बॉडी में सी ले आता हूं, ये सी आ गया, कोई थर्ड बॉडी सी, इनके बीच का वॉल कैसा है, अब डायाथर्मिक, कैसा है, ये पूरी वॉल डायाथर्मिक है, पूरी ए और बी पूरी कांटेक्ट, हीट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, ठीक, हीट का फ्लो होगा, तीनों में, दो में, या किसमें हीट का फ्लो होगा, क्या ए से बी हीट फ्लो होगा, नहीं, इसमें तो कंफर्म नहीं होगा। ए से किसमें फ्लो होगा, सी से, ये, और बी से पक्का नहीं, सी से ए और बी में, मतलब हीट का फ्लो हो सकता है, मेरे ये कहने मतलब, ठीक।
अब ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है अभी? आपस में क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है अभी? नहीं है। क्यों? क्योंकि हीट का फ्लो हो रहा है। अब तुम देखने आए तो तुरंत 2 मिनट बाद हीट का चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि अब थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी होंगे जब टेम्परेचर का चेंज होना बंद हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो जब एडियाबैटिक ये सेपरेटेड थे तो टेम्परेचर का चेंज कभी होता ही नहीं, इसीलिए वो आपस में नहीं लेकिन सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में थे। अब जब डायाथर्मिक से सेपरेट हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस से हीट फ्लो होगा 100 की तरफ, होगा ना DQ, और यहां से इधर भी फ्लो होगा, और जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ फ्लो यहां का ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में बताया गया था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो अब ये आपस में तब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, कब तक? जब तक की TC, ध्यान से सुनना, TC TA के बराबर ना हो जाए और TC TB के बराबर ना हो जाए। क्यों हम TC और TB की बात कर रहे हैं? TC के साथ TA की और TC के साथ TB की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हीट भी फ्लो ऐसे ही हो रहा है। TA और TB तब बराबर होते हैं जब TC अलाउ करता है, तब होगा क्या कि पहले 120 से हीट जाएगा B की तरफ, 120 से हीट जाएगा 50 की तरफ। तो पहले ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हो गए। तो मान लो ये 120 से 150 तो 170 हो गए। कितने हो गए? 170 हो गए ना? अरे बोलो, 120 170 का आधा आधा 85। तो ध्यान से समझना, ये हो जाएगा एक तरीके से 85 डिग्री सेल्सियस, ये भी हो जाएगा 85 डिग्री। अभी भी क्या इक्वल हैं? इधर देखो, अब इधर फ्लो, जब इधर फ्लो रहा तब भी इधर भी फ्लो हो रहा था, ये भी याद रखना। अभी तो मैं बस ऐसे ही जनरली एक वो बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 180 इसको बराबर कर देते हैं, 185 का आधा करो, ऐसा करो कि इसको 5 में कम कर देता हूँ, ताकि 5 कर देता हूँ, इसको मैं 80 कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं 80 कर देता हूँ, इसको 90 कुछ के लिए, ताकि मेरा सोल्यूशन आसान हो जाए। अब ये 190 हो गया, 190 का आधा, अरे 200 का आधा 100, तो 190 का 90 95 हो गया। तो ये हो जाएगा 95 और ये भी हो जाएगा 95। क्या अभी भी इक्वल है? नहीं, ये 95 तो इक्वल हो गया, और ये 95 और ये, तो ये भी इक्वल, मतलब इस तरीके से इक्वल होंगे। मैं इक्वल होने का समझा रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, इक्वल इनसे और इनसे हो रहा है। तब हम इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन TC इज इक्वल टू TA, TC इज इक्वल टू TB, देन TA इज इक्वल टू। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये गहराई नहीं समझे थे, रट लिए TA, समझ आई बात? अब तब इसके बाद TA इज इक्वल टू TB, यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। बात समझ में आई? उसी तरह अब ये तो आसान है, फिर वही, अब ये तीसरी कंडीशन रख दिया गया है कि A और B है और C है। अब A और B जो है डायाथर्मिक वॉल से सेपरेटेड है, C जो है वो एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है। C जो है वो एडियाबैटिक वॉल से, यानी ये 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम मान लें, ये 50 डिग्री सेल्सियस मान लें, ये 40 डिग्री सेल्सियस अगर हम मान लें, तो ध्यान से समझना, ये क्या हो गया? A और B डायाथर्मिक से सेपरेटेड है, A और B आपस में डायाथर्मिक से, लेकिन A और B C से एडियाबैटिक से सेपरेटेड है। A और B दोनों C से, इतनी चीजें समझ में आई? तो डायाथर्मिक मतलब एडियाबैटिक मतलब, ठीक। इसका क्या मतलब हो गया कि C से B, अरे A से C में नहीं जाएगा ना C से A में आएगा, B से C में नहीं जाएगा ना तो C से B में आएगा। तो C थर्मल इक्विलिब्रियम में कभी, C थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे? जब हीट का ट्रांसफर ही नहीं होता। शाबाश। और ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे कभी? क्यों चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि
अगर ये चेंज नहीं होता तो ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो 50 से 40 की तरफ हीट फ्लो होगा। कब तक हीट फ्लो होगा? जब तक कि 45 डिग्री और 45 डिग्री, बात समझ में आई? ये है जीरो फ्लो, तब थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। दोनों बराबर हो गए तब तो थर्मल इक्विलिब्रियम। वही तो हमेशा से जानते थे हम लोग, अब तक गलत कि टी इज इक्वल टू जब टी बी होगा तब है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम तो जानबा करते थे, वो तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? अरे 5% बचा है बैटरी हो। चार्जर वगैरह नहीं लेंगे। चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ, चार्जर की बात छोड़ो। देखो एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़े हो ना? यस सर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब जब हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस के हीट और मॉलिक्यूलर ये सब लेवल की बात करेंगे। तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया को इधर लेते जाओ तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू, यही होगा ना? अब अगर फोर्स की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी प्रेशर इनटू, इस तरीके से पहली बात तो हम लोगों को वर्क कैलकुलेट करना है कि वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू, इसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है इसलिए वॉल्यूम को डीवी डेल वी लिखेंगे। इसलिए वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? डेल वी डेल्टा वी आएगा, अभी तो मैं बताऊंगा। फिलहाल कोशिश करता हूं कि पहले मैं एडियाबैटिक का ही छोड़ा था, पहले वो क्लियर कर देता हूं कि गामा वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना, एडियाबैटिक में कैसे, अगर मोबाइल बंद हो जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि मुझे पता रहेगा ना, तो अगर बीच में बंद हो जाएगा तो मैं फिर से ये बताऊंगा कि बच्चों को छूट जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एडियाबैटिक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक की बात कर रहा हूँ कि वर्क डन बाई एडियाबैटिक। वर्क डन छोड़ो, सही में सही है सर, रिकॉर्डेड खत्म हो जाएगा। रिकॉर्ड ही कर दीजिए, सेव ही कर दीजिए।